हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वेलकम टू वाई के त्रिपाठी क्लासेस फॉर दिसंबर 22 नवंबर दिसंबर 22 सेशन। हमारा जो सी ए सी एम ए का कोर्स है नवंबर दिसंबर 2022 के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनके मेल में प्रोवाइड करे गए। तो आपके मेल में सब कुछ है। और एक हमारा ऑफिशियल चैनल है सी ए फाउंडेशन का, पब्लिक चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ऑफिशियल चैनल में डिटेल्स जो होगा क्लास वाइज वो जाता रहता है कुछ ना कुछ। आज हमारा पहला क्लास है और आज मैं लॉ का जो सब्जेक्ट है उसको डील करूँगा। तो आज लॉ का पहला क्लास समझ लो। और आज का क्लास बेसिकली इंट्रो क्लास होगा। पहले हम ये समझेंगे कि लॉ होता क्या है और हमें पढ़ना क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे और एग्जैक्ट क्लास जो होगा ना आपका बेसिकली, तो वो कल से स्टार्ट होगा। मतलब अगली क्लास से स्टार्ट होगा लॉ, जो आपके सिलेबस में लॉ है, क्योंकि लॉ पढ़ने से पहले लॉ होता क्या वो जानना बहुत ज़रूरी है। और एकदम कंसंट्रेशन के साथ आप बैठे रहेंगे। जितना भी मॉक्स होगा उन सभी मॉक्स को देने के लिए आप एकदम रेडी रहेंगे, तत्पर रहेंगे कि जब भी मॉक्स रहेगा आप तुरंत के तुरंत लिखेंगे, लिखने के बाद भेजेंगे और आपकी कॉपी चेक करके आपको भेज दी जाएगी। जो भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर उसको बैक एट होम वंस आपको रिवाइज़ करना है। अगर आप रिवाइज़ करेंगे तभी जाकर लॉ जो है रिटेन रहेगा, अदरवाइज़ रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाती है लॉ को लेकर के। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो ये जो है ना, आपको एक चीज़ वहाँ पर देखना रहता है, भाई ये क्या चल रहा है लॉ को लेकर के, और उसको ठीक से ऐसा आपको मगअप करना पड़ेगा, चीज़ों को समटाइम समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक बार। दूसरी बात ये है कि आपको जो स्टडी मैट आपको पोस्ट के थ्रू गया है, अभी और भी कुछ स्टडी मैट आपको जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको जाना भी बाकी है लॉ का, जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ और जो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो टेस्ट किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस उसमें होंगे। एक आपको क्वेश्चन बैंक जाएगा। और भी कुछ अगर मॉड्यूल्स यहाँ से जाने को रहा तो वो जाएगा। जो जो मॉड्यूल जाना था वो चला गया आपको अभी। ठीक है, आपका जो वॉच टाइम है वो आपको अवेलेबल है आपके लैपटॉप में। और वीडियो का जो स्पीड रहेगा वो आप मैक्सिमम 1.25 में ले जाकर देखेंगे। 1.25 से ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि 1.25 के पास कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलें। तो सबसे पहले हम एक बार लॉ का जो सिलेबस हमारा होता है उसको जानेंगे, उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आए जरा। चलें, सब कोई पहले पेज पर, एकदम पहले पेज, फर्स्ट पेज पर यहाँ लिखें।
क्लास नंबर 01, तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप अपने टॉप पर लिखेंगे क्लास नंबर 01। ये लॉ का क्लास है और आप अपने टॉप पर लिखेंगे, डेट लिखेंगे और क्लास नंबर 01 लिखेंगे। सुनो, तो एक सेकंड। सबसे पहले जो आपकी जो नोटबुक होती है ना, उस नोटबुक का 2 पेज, ठीक है, पर्टिकुलर 2 पेजेस आप छोड़ देंगे, पहला पेज दूसरा पेज छोड़ देंगे। वो पहला पेज और दूसरा पेज छोड़ने के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, थर्ड पेज से स्टार्ट करेंगे नोटबुक। क्लियर है, क्योंकि इंडेक्सिंग वगैरह करनी रहती है हमें। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो टीचिंग टेक्निक है जो मेरी लॉ में, वो क्या चलेगी, कैसे चलेगी। तो लॉ क्लास 01, और जो पेज नंबर का सेक्शन है वहाँ पेज नंबर लिख लेंगे। बाकी आप डेट लिखना, आप डेट लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबकी? ठीक है, लिख लिया सब कोई? ओके, आप भी लिख लें बच्चों, चलें। सबसे पहले मैं ना एक बार थोड़ा सा आपको जो चार्ट है, जो क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है लॉ की आपके सिलेबस में, उस पर थोड़ा सा एक चार्ट बना लेता हूँ। तो मेक इट एकदम क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। पेन से ना पीछे से ढक्कन निकाल देना, क्योंकि ढक्कन से स्पीड कम हो जाती है, समझ रहे ना। फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सुना ही होगा तुम लोग, ठीक है। अरे मान लो ढक्कन थोड़ा सा कुछ भी ग्राम का हो, तो इसको पीछे झुका रहा है ना, थोड़ा फोर्स तो वो लगा ही रहा है, तो उससे आप उसको खींच रहे हैं, थोड़ा तो दिक्कत चल रहा है, समझ रहे ना। हाँ, तो ऐसा फ्री रखने का, जितना ये जितना कम होगा, क्योंकि टॉप पर फोर्स लग रहा है, तो साइंस का स्टूडेंट अगर कोई होगा उसका पता है यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एकदम हाई लेवल का फोर्स होगा, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं पता, आई लिटरली डोंट नो, लेकिन हाँ, यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसके चलते स्पीड तो कम होनी ही होनी है, एकदम सच बात है ये। और यहाँ सिलेबस मैपिंग लिखेंगे, सबसे पहले लिखना सिलेबस मैपिंग। सिलेबस मैपिंग लॉ, CA CMA फाउंडेशन। ठीक है, तो अपने अंदर वो जोश एकदम जिंदा रखना, जो मैंने आपको 1 घंटे समझाया है वो चीज़ एकदम अंदर रखना है, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो किसी मनुष्य से नहीं हो सकता। हम मनुष्यों ने ही सब कुछ किया है, इस दुनिया में जितने आविष्कार हुए हैं हम ही ने किया ना। हम ही ने मतलब हम जैसे मनुष्यों ने ही किया है, ठीक है। तो जितना कुछ भी रहेगा ना, सब कुछ, वो सब कुछ आपको सोचना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और आप एकदम याद रखें, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझें, मेंटर समझें, टीचर तो समझे ही नहीं, क्योंकि टीचर समझने से फिर फीलिंग आती है कि आपको ऐसे यार सर जो है ना, फिर ऐसा एकदम जस्ट फील लाइक फैमिली। YKTC इज अ फैमिली एंड वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट मच मोर देन एनीथिंग, ठीक है। चलिए, ये आपका CA हो गया। एक बार मैं लिखता हूँ फिर आप लिखना, हाँ? मैं देखो बना, देखो लिखने के टाइम पर ना आप याद रखना, हम लोगों से 10 सेकंड पीछे चलना। मैं चलूंगा, आप सबको 10 सेकंड पीछे चलना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पर इरेज कर लूँगा, फिर आप फंस जाएंगे, बोलेंगे भैया कैसे होगा ये, समझ रहे हैं। हाँ, अच्छा, कोई भी परेशानी रहेगी आप प्लीज़ बोलने का, हाँ। आपको कोई भी दिक्कत रहेगी बोलने का, मेरे को नहीं बोल सकते, आप दीदी को बोलने का, कुछ भी रहेगा बोलने का जरूर, हाँ। देखो एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है CA CMA में, जो कंटेंट हमारा है उसका, एक बार हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। कौन सी चीज़ अवेलेबल है CMA में, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है CMA में, कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है इधर, कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, वो सारी बात करेंगे, ठीक है।
देखो पहला जो हमारा लिखने का ऐसा बना लो, फटाफट खाका बना लो जल्दी से, क्विकली एकदम। ठीक है, टेक योर टाइम, जल्दी खाका बना लो। और साफ सुथरा सब कुछ रखना, एकदम साफ सुथरा। ठीक है बेटा, एकदम साफ सुथरा रखना। जितनी नीट एंड क्लीन कॉपी होगी उतना ही अच्छा होगा सब कुछ। चलो, एक्ट या स्टैट्यूट्स, या एक्ट या स्टैट्यूट्स लिखना है। ठीक है, ACT लिखा हुआ है या स्टैट्यूट्स लिखा हुआ है, वो अकाउंट्स नहीं है। मतलब वो लॉ का नाम है कि कौन सा। स्टैट्यूट्स मतलब होता है कानून। ठीक है, बात करूंगा अभी, मैं सब सिखाऊंगा। चलो, जो पहला लॉ है हमारे सिलेबस में उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या ये CA के सिलेबस में है? यस। क्या ये CMA के सिलेबस में है? यस। ये दोनों जगह एप्लीकेबल है, दोनों जगह अवेलेबल रहेगा। दूसरा जो हमारा लॉ है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या ये CA के सिलेबस में? यस। क्या ये CMA के सिलेबस में है? यस, या दोनों के सिलेबस में। देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। चलो, अब गुड्स एक्ट। उसके बाद है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा। तीसरा लिखना, वो दोनों में टिक कर लो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा। अभी बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है क्या वो CA के सिलेबस में है? यस। CMA के सिलेबस में वो नहीं है। 1932। तो CA वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे, CMA वाले बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ती हुई। ठीक है, मतलब थोड़ा सा तो कम सिलेबस हुआ। हाँ, मैं थोड़ा अभी बीच में एक फ़ोन देख रहा हूँ एक्चुअली, एक बहुत अर्जेंट वाला कुछ किसी का काम चल रहा है। अभी वो शायद उसका काम हो जाए तो फिर नहीं देखूँगा। वो बीच में ही आ गया अचानक से। चलो, उसके बाद एक लॉ है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये सिलेबस CA के सिलेबस में? यस। CMA के सिलेबस में है क्या? नहीं। तो दूसरा जो रिलीफ वाला जो चीज़ है बच्चों को वैसा मिलता हुआ, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ रही है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट 2008।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, क्या ये सीए के सिलेबस में है? यस। क्या ये सीएमए के सिलेबस में है? नो। तो बच्चों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ती हुई। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एटीन 81, क्या ये सीए के सिलेबस में है? नो। क्या ये सीएमए के सिलेबस में है? यस। तो ये वाला जो पोर्शन आपका हो गया पूरा का पूरा, दिस इज लॉ, ये लॉ है, ठीक है, ये लॉ है। आपको अभी दिख रहा हो कि सीए के सिलेबस में सिर्फ एक एक्ट नहीं है, इनके सिलेबस में 2 एक्ट नहीं है, इनके सिलेबस में 2 एक्ट नहीं है, और सीए के सिलेबस में भी सिर्फ एक एक्ट नहीं है। क्लियर है? अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, ये मेरे को समझ आ रहा है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। सीए के सिलेबस में जो ये हमारा जितना कानून है, ये कितना कवर होता है? ये सिर्फ 60 मार्क्स कवर करता है, 60 मार्क्स, और कुछ कवर नहीं करता। तो बगल में लिख लो 60 मार्क्स। उसके बाद ये पार्ट ए हो गया, अभी पार्ट बी आ जाना। पार्ट बी, ये पार्ट ए था और ये पार्ट बी। यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और यहाँ एक आपको पढ़ना है बीसीआर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप ऐसा नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीसीआर। ठीक है, क्या ये सीए के सिलेबस में है? यस। क्या ये सीएमए में सिलेबस में है? जी नहीं, नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन रहा वो 40 मार्क्स का रहेगा पूरा, ये 40 मार्क्स का है, और ये सिर्फ सीए के सिलेबस में आएगा, सीएमए के सिलेबस में नहीं है। और ये एक्सक्लूसिवली सीएमए के सिलेबस में है। एथिक्स, एथिक्स, एथिक्स का जो पोर्शन रहेगा वो 20 मार्क्स का है, और ये सीए के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीएमए के सिलेबस में है। नाउ आपको एकदम कंटेंट जो है उसका आइडिया लग गया कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये सारी चीज़ें पढ़नी है, प्लस ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सीएमए वालों को ये सब कुछ पढ़ना है जो इस साइड में है, और एथिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कंटेंट वाइज आपके पास में सब कुछ है अवेलेबल। ओके फाइन। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमारे सिलेबस में जो लॉ है ना, हमारे सिलेबस में जो लॉ है वो लॉ क्यों है, मतलब क्या रीज़न है हमारे सिलेबस में लॉ के होने का। कुछ तो रीज़न होगा लॉ के होने का। सीए के सिलेबस में लॉ क्यों है? वाई देर इज लॉ इन सीए सिलेबस, वाई देर इज लॉ इन सीएमए सिलेबस, क्यों लॉ है? देखो, हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो वर्क एरिना है, हमारा जो फील्ड है, फील्ड ऑफ वर्क है, वो सीए के लिए, ऐसे सीए का काम जो है मल्टी फेसेट्स है, मल्टी डायमेंशनल है। बहुत सीए सब कुछ, एक इंडियन सीए सब कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है बिजनेस का, मतलब हमारा सर्विस प्रोवाइड करने का, वो क्या है? हम ऑडिटिंग सर्विस, अश्योरेंस सर्विस, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
ये सब जो सर्विस है हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो काम है, जैसे हमें अब छोटे बच्चे हैं, आपको समझाना कुछ इस तरह रहेगा, आप समझो। हमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है कंपनी का। बनाना होता है मतलब कि हमें वो बना हुआ रहता है, हमें देखना रहता है कि वो बना सही से है कि नहीं है, वो ठीक से बना है कि नहीं है, उसने लॉ फॉलो किया है कि नहीं किया, समझ रहे हैं? तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें लॉ की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि देखो भारत में जो कोई भी इकोनॉमिक काम होता है वो कानून के थ्रू होता है। ठीक है, ये बताऊंगा अभी लॉ के बारे में डिटेल में। तो वो कानून जो होता है ना, उसको हर जगह फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग जो कुछ ही काम करते हैं, बी इट इन ए सी ए फील्ड, बी इट इन ए सी एम ए फील्ड, ठीक है, चाहे सी ए करें चाहे सी एम ए करें, वो सब कोई लॉ को फॉलो करता है। तो वो जो लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, हम जो काम करेंगे उनके ऊपर जो कानून एप्लीकेबल है, वो कानून हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर हम किसी का टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर किसी का टैक्स का कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि टैक्स लॉ क्या बोलता है, टैक्स कानून है एक तरह का, वो क्या बोलता है हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मान लो हम किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम किसी कंपनी का ऑडिट करें, ऑडिट मतलब एक हमारा हमारा मेन मेन फंक्शन है, सीए का सर्विस का मेन फंक्शन है। जो कंपनी जितना काम करती है, उनके जो ऑपरेशंस हो गए, उनका जो अकाउंटिंग हो गया, वो सब कुछ हम जाकर क्या करते हैं, चेक करते हैं और बताते हैं कि कानून के अनुसार सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये ऐसा बेसिक मतलब समझना, बाकी आपको समझ में आएगा, बाद अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहला पहला दिन है आपका। तो हमें ना उस कंपनी पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है, उस लॉ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं? तो तब हम अगर जान पाएंगे कि उस पर क्या लॉ एप्लीकेबल है, तभी हम ये काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, इसलिए हम लॉ पढ़ते हैं। अब बात आती है कि लॉ होता क्या है। सबसे पहले आज का क्लास मैं इसी पर ख़त्म करूंगा कि लॉ क्या होता है, कानून है क्या, आखिरकार में कैसे कानून बनता है। व्हाट इज लॉ लिखने का, या फिर वाई लॉ। कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों, कानून की जरूरत नहीं भी पड़ सकती थी। कानून क्या है और क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में बात करें सबसे पहले। देखो, मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए है, और मिस्टर ए को पता नहीं है कि हमारी ये मतलब ये भारत में रहते हैं, मान लो इंडिया में रहते हैं, ही लिव्स इन इंडिया। ठीक है, तो इनको पता नहीं है कुछ भी हमारे देश के बारे में, और ये इंडिया में नए नए आए हैं और इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, मान लो इनको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया, वो तुम रहो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने, एक व्यक्ति है मिस्टर बी, मिस्टर ए ने, एक व्यक्ति है मिस्टर बी जो बहुत खुश है। मिस्टर ए से मिस्टर बी की खुशी देखी नहीं गई, और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को धो दिया। ठीक है, और इनके माथे पे ऐसे चोट लग गई और इनकी ये पट्टी हो रही है। ठीक है, इनके माथे पर क्या लगी,
चोट लगी, ठीक है, और इनकी पट्टी हो गई माथे पर, ये पट्टी है, ठीक है। बैंडेड समझते हैं? हाँ, तो कभी किसी का सर फूटा होगा तो उनको पता होगा बैंडेड क्या होता है। फिर भी कुछ, हाँ खुश, मतलब आदमी को खुश रहना चाहिए, तकलीफें कितनी भी है खुश रहा करो। मतलब ऐसा क्यों मैंने कहा, कभी आपने देखा है कोई जानवर हंसता है? मतलब अगर चिंपैंजी और बंदर को शायद छोड़ दे तो वो भी 10-15% ही हंस पाता है। कभी आप किसी जानवर को देखो जो हंसता दिखाई देता है आपको? कैन यू? नहीं। तो यह जो बहुत अद्भुत जो चीज़ मिली है, हमें मिली है सिर्फ, समझ रहे ना, हमें इससे नवाजा गया है। तो क्यों ना हम इसका पूरा उपयोग करें। जब वो हंस नहीं सकते तो हमें तो हंसना ही चाहिए, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है? सोचो, इस दुनिया में जो जितने क्रीचर्स है उसमें जो मनुष्य है उसको सिर्फ ये मिली है, तो बस हंसना है और क्या। हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम, ज़्यादा हंसने वाले को पागल कहते हैं। चलो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को धो दिया, ठीक है, और इनके माथे पर चोट लगी। क्यों? क्या? कौन? क्या? मिस्टर, मतलब मिस्टर बी इज बिल्टन अप बाय मिस्टर ए। इनको मारा, ठीक है, डंडे से मारा, डंडे से मारा। फिर पुलिस आई, मिस्टर बी ने पुलिस को कॉल किया, कॉल्ड पुलिस, ठीक है। तो पुलिस आई तो मिस्टर ए से पूछी कि तुमने क्यों मारा। पुलिस ने ना मिस्टर ए से पूछा, पुलिस आस्क्ड मिस्टर ए, क्या पूछा कि व्हाई डिड यू बीट हिम। या हिट हिम बोल लो आप, चलेगा। बोला मेरा मन किया तो मार दिया। बोला खून निकल रहा है उसके माथे से, देखो ये खून निकल रहा है, ब्लू हो गया खून धीरे धीरे। पुलिस बोला भाई अब तो तुमको सजा होगी। पुलिस क्या कह रहा है? यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, और एंड विल बी लैंडेड इन जेल, एंड विल लैंड इन जेल। बोला तुम तो जेल जाओगे बॉस। ऐसा कहा, किसने कहा? पुलिस ने कहा। पनिश हो गया एंड यू विल लैंड इन जेल। तो मिस्टर ए जो है, अब वो कहता है कि पुलिस वाले भैया हमको पता नहीं था कि अगर हम किसी को मार देंगे खून निकल जाएगा माथे से तो हमको जेल हो जाएगी, बहुत गंभीर समस्या हो गई, माफ़ करें हमें। बोले ना, ये तो माफ़ी अलाउड नहीं है, तुमको कोर्ट में ले जाएंगे हम, सज़ा दिलवाएंगे तुमको, समझ रहे हैं? बोला नहीं नहीं, हमें पता नहीं था ना कि अगर मारने की सज़ा जेल होती है, अगर हमें पता होता तो हम नहीं मारते। तो मिस्टर ए ने ऐसा कहा कि हमें पता होता हम नहीं मारते। मिस्टर ए के ये कहने से क्या मिस्टर ए की सज़ा माफ़ हो सकती है क्या? नहीं, मतलब अभी तो हम लोग कानून जानते हैं, लेकिन अगर सोचो कि हम लोग किसी को नहीं पता कानून क्या होता है, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कानून है ही नहीं है, समझो, ठीक है, हमको नहीं पता कानून नहीं है, कानून क्या होता है। कभी कभी क्या कहते हैं, कभी सुनते हैं ना कभी कि जंगल राज चल रहा है, क्या जंगल में कोई कानून नहीं होता? होता है क्या? कोई किसी को ही मार के खा जाता है, कोई कुछ भी कर देता है, कोई जंगल में कानून नहीं होता। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हम समाज में रहते हैं और सभ्यता के परिचायक हैं हम, तो हमें कानून चाहिए। अभी तो कानून चाहिए, मतलब आप बोलेंगे भैया कानून चाहिए, कैसे चाहिए? तो क्या है आप बताओ, मिस्टर ए को माफ़ कर दिया जाए, अब मिस्टर ए गए दूसरे को धो दिए, ठीक है, तीसरे को धो दिया, ऐसा चल के धोए जा रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, मारे जा रहे हैं किसी को, ठीक है। अब क्या होगा, मिस्टर ए को पनिश किया जाएगा, लेकिन मिस्टर ए बार बार ना यही गुहार लगा रहे हैं कि भैया मेरे को पता नहीं था कि मारने की सजा, किसी को मार दो तो फिर क्या होता है, सजा मिलती है, जेल होता है,
मेरे को भुगतना पड़ेगा सजा, ऐसा मेरे को पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं नहीं मारता, ऐसा वो कह रहा है। और ऐसा कहने से उनकी सजा माफ नहीं हो जाती। तो अगर हम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहाँ कोई कानून नहीं हो, ठीक है, तो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी को मारना चालू कर दे, किसी को लूटना चालू कर दे, ऐसा हो जाए, तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? रूल्स। ठीक है, हमें ना कुछ रूल्स बनाने होंगे। अब रूल्स क्या हो गए, जैसे सबके घर में रूल्स होता है ना कि इतने बजे आपको पढ़ाई करनी है, इतने बजे आपको खाना खाना, इतने बजे से इतने बजे बाहर रह सकते हैं, इतने बजे आपको आ जाना, इतने पैसे मिलेंगे आपको, सब कुछ डिसाइडेड होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एकदम स्टोरी है। देखो, लॉ तभी समझ आएगा जब आप लॉ को स्टोरी की तरह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगा करके समझोगे। ठीक है, वो लिखा तो बहुत कुछ है, आप जब तक समझेंगे तो आएगा नहीं। तो ऐसा रूल्स बना। अब ये रूल हर कोई फॉलो करे, इसके पीछे समाज को काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे समाज को काम करना पड़ेगा। तो पुलिस ने कहा कि भाई देखो, तुमने जो मारा है ना उसको, हो सकता है कि तुम्हारी मनसा ठीक हो, मतलब तुम उसको मारना नहीं चाहते हो, या फिर तुमको पता नहीं है कि मारने से एक सजा होगी, लेकिन तुमने मारकर खून निकाल दिया, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर मेंस रिया है। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड, क्रिमिनल माइंड। ठीक है, कि तुम्हारे अंदर क्रिमिनल माइंड है, मतलब तुम्हारी सोच जो है ना वो क्रिमिनल वाली है। ठीक है, अपराधी वाली है, ऐसा क्रिमिनल वाली है। तुम्हारी जो सोच है वो क्रिमिनल वाली है, और तुमको इसके लिए सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। मिस्टर ए का जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि हमें नहीं पता था कि भाई मारने की सजा हो, किसी को मार दूं तो सजा होती है और मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो मिस पुलिस ने कहा कि नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको पता नहीं है कानून क्या है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आपको पता नहीं है कि कानून क्या है और आप कानून आप अपराध कर दें। समझ रहे हैं ना? आप इस कंट्री में रहते हैं तो मेरे को ये पता है कि आपको इस कंट्री का सारा कानून पता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। बोला कि भाई मेरे को, अगर आपको पता नहीं है कानून क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो भाई आप समझो कि इस तरह का अगर सिचुएशन हो जाए ऐसा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। और अगर कानून नहीं होगा तो फिर सोसाइटी जो है वो कैसे जिंदा रहेगी? कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी के घर से सामान उठा कर लेकर चलाएगा, कोई भी किसी का पैसा चोरी कर लेगा, कुछ भी होगा। मतलब वो चीज़ें जो एक करप्शन क्या होता है? करप्शन होता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपसे कोई तकलीफ हो रही तो वो करप्शन है, और कोई चीज़ करप्शन नहीं है। किसी को अगर मान लो नौकरी चाहिए, आप उसे 5 लाख ले रहे हो, उसके पास है नहीं 5 लाख रुपया, और 5 लाख लेकर के आप उसको नौकरी दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं से कर्ज करके 5 लाख ला रहा है, उसको तकलीफ हो रही नहीं, इससे वही करप्शन है। समझ रहे ना? आप अपने घर में टेलीविजन चला रहे हैं बहुत तेज, बगल वाला बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ये करप्शन है। तो करप्शन क्या है? जिससे किसी को तकलीफ हो, करप्शन है मेरे 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 हिसाब से। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या है? कोई एक्सक्यूज नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है, मतलब आप कानून नहीं जानते हैं ये बोलकर आप बच नहीं सकते। ठीक है, कानून आप जानते हैं ऐसा माना जाएगा। अगर आप जिस कंट्री में है उस कंट्री का कानून जानते हैं, ऐसा हम ये मान लेंगे। इट इज अज्यूम्ड। समझ रहे हैं? यहां तक सबको सब बात समझ आ रही है अच्छे से? एकदम सबको समझ आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। तो अगर सिचुएशन ऐसा अराइज हो जाएगा, जैसे ऊपर में सिचुएशन अराइज हो जाएगा, तो क्या 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 जरूरत होगी? क्यों, क्या होगा फिर? मतलब वी नीड सम लॉ, वी नीड सम रूल्स। मतलब इन दैट सिचुएशन, जब बोलूंगा तब लिखना। हाँ, इन दैट सिचुएशन वी नीड सम रूल्स।
कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं मारेगा। और यही रूल्स इकट्ठा करके बनाया गया, ठीक है, जिसको सभी कोई फॉलो करेंगे, उसको कहा गया लॉ। उसको कहा गया लॉ। लॉ एक बहुत वाइड टर्म है। वाइड टर्म का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी फॉलो करने के लिए बनाया जाए वो सब कानून के अंतर्गत चला आता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, सब धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या पड़ा मेरे को कि भाई ये जो सिचुएशन अराइज हो गई ना, इस सिचुएशन के अराइज होने के फलस्वरूप हमको क्या चाहिए? वी नीड लॉ। लॉ कौन बनाएगा? फिर कैसे होगा? अब आओ एक देश को हम लोग ऐसा रिजेंबल करते, मतलब एक देश के बारे में सोचते हैं। जस्ट वी थिंक ऑफ इट, थिंक अबाउट अ कंट्री, कि भाई एक कंट्री अगर है तो उस कंट्री में कानून का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिर हम लॉ बनाएंगे, और लॉ एक बहुत वाइड, हम रूल बनाएंगे, और रूल्स जो है ना उसको फॉलो कराया जाएगा। तो ऐसे जितने भी रूल्स होंगे जो सरकार बनाएगी, वो रूल्स क्या होगा? लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो लॉ बहुत वाइड टर्म है, मतलब लॉ के अंदर बहुत कुछ आता है। सिर्फ रूल्स कहने से लॉ नहीं हो जाएगा। लॉ के अंदर बहुत जो कुछ भी बनेगा, जो फॉलो करने के लिए बनेगा सिटीजन को, ठीक है, या जो फॉलो करने के लिए बनेगा हम लोग को, वो क्या रहेगा? लॉ रहेगा। तो अभी समझ आ रहा है कि व्हाट इज लॉ एंड व्हाई लॉ इज नीडेड। लॉ क्यों चाहिएगा? क्योंकि हमें सभ्य सोसाइटी में रहना है, और हमें सोसाइटी के तरीकों को के हिसाब से चलना है, इसलिए लॉ चाहिए। लॉ क्या है? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड बाय दी सोसाइटी, मतलब प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट, और प्रोवाइडेड बाय दी जो किंग होगा। ठीक है, वो क्या है? रूल्स है, रेगुलेशन है, वही लॉ है। समझ रहे हैं? पहला डिस्कशन समझा? ठीक है, ये सब आपके पास चला जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हाउ लॉ इज फ्रेम्ड, इसको लिखो। दूसरा पॉइंट, वहाँ एक दो लाइन छोड़ दो, आप अपने हिसाब से लिख लेना। अब तो समझ आएगा ना व्हाट इज लॉ एंड वाई लॉ, तो वहाँ एक दो लाइन लिख लेना अपने हिसाब से। मैं लिखने में समझा दिया पूरा, ये पीडीएफ चला जाएगा, वहाँ एक दो, बस उसमें एक दो लाइन ही लिखना रहेगा। ठीक है, तो एक दो लाइन अपने हिसाब से लिख लेना। हाउ लॉ इज फ्रेम्ड, लॉ को कैसे फ्रेम किया जाता है। चलो, तो लॉ का कैसे फ्रेम किया जाता है? सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो होगा, लॉ कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहला तो स्टेप रहेगा ना, वो नीड ऑफ द लॉ इज ऑब्जर्व्ड। कानून की जरूरत है, वो ऑब्जर्व किया जाएगा। लिखो, लिखते रहो। ठीक है, नीड ऑफ द लॉ इज ऑब्जर्व्ड, कानून की जरूरत है, ये पहले ऑब्जर्व किया जाएगा बेटा। क्योंकि कानून की जरूरत अगर हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई लॉ की रिक्वायरमेंट है। कानून की जरूरत है, पहले ये ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि भाई कानून की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि कोई व्यक्ति किसी को मार दे, किसी को लूट ले, ठीक है, किसी का चोरी कर ले कुछ, तो हमें ये समझ आया कि नहीं, इस तरह के की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए हमें क्या है? एक कानून की आवश्यकता है, कुछ रूल्स की आवश्यकता है। तो पहले नीड ऑफ द लॉ शुड बी ऑब्जर्व। लॉ क्या हो गया? रूल्स फ्रेम्ड। ठीक है, रूल्स फ्रेम्ड बाय द रूलर,
जो किंग होगा वो रूल फ्रेम करेगा। तो हमारे अभी किंग वाला कोई स्कीम तो नहीं है हमारे भारत में या फिर किसी भी कंट्री में। एक दो कंट्री है जहाँ पे चलता है। तो हमारे यहाँ कौन ये सब काम करेंगे? गवर्नमेंट। कौन काम करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे पहले क्या आपको जरूरत महसूस होगी? नीड ऑफ द लॉ। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट। उसके बाद जब मेरे को ये समझ आ जाए कि भाई नीड ऑफ द लॉ ये है, तो हम क्या करेंगे? मैं एक बार ऐसा प्लेन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या समझ आएगा कि नीड ऑफ द लॉ क्या है, और नीड ऑफ द लॉ के बाद क्या होगा? आपको पता है कि अगर किंग रहेगा किसी कंट्री में, तो किंग जो है ना, किंग, इसको रूलर बोलते हैं हम लोग, किंग जो है फ्रेम करेगा लॉ। और अगर किंग नहीं है तो फिर गवर्नमेंट। तो हमारी कंट्री में क्या? हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में कौन कौन होता है? गवर्नमेंट होता है, तो सब कुछ काम करता है। तो हमारे यहाँ पर काम कौन करेगा? सब कुछ ये गवर्नमेंट। अच्छा, आप बताएं कि गवर्नमेंट जो ये काम करेगा, मतलब कौन सी गवर्नमेंट काम करेगा? क्योंकि हम देखो, हम लोग स्टेट्स में रहते हैं, और हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, अगर ऐसे बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे यहाँ, जैसे मैं बंगाल में रहने वाला हूँ, बंगाल का, तो बंगाल में ममता दीदी हैं, मतलब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और फिर हमारे मोदी जी हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कानून बनाया कौन? ये सबसे बड़ी बात है ना। कौन बनाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या क्या होना चाहिए? कौन कौन बनाए कानून? अरे अरे अरे, कौन पढ़ा दिया सब? अच्छा, करते हैं बात इस पे। स्टेट लिस्ट में कौन बनाया कानून? स्टेट। अच्छा, यूनियन लिस्ट में? अच्छा, और कंकरेंट लिस्ट में? अच्छा, बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, तो एकदम सही बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 लिस्ट होती है, बात करेंगे उसके बारे में। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखो, मैं बोलता था ना हमेशा कि हम लोगों को बचपन से पढ़ाना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट? एक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिविक्स पढ़े ना? अच्छा, वो सिविक्स पढ़े हैं। सिविक्स मतलब होता है नागरिक शास्त्र, हिंदी में उसका मतलब है। तो मैं अभी क्लास 2 में, जब अभी आप होंगे, तो मैंने कभी कभी बोला होगा आपको कि सिविक्स पढ़ते हैं, सिविक्स के अंदर ये सब सीखते हैं। तो उसको उनको इसलिए पता है। गुड। हाँ, सिविक्स के अंदर सीखिए सिटीजन कौन होता है, पॉलिटिकल, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, हम जो जिस देश में रहते हैं वो देश क्या है। ठीक है, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ पार्ट होता होगा बेटा उसमें। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाना चाहिए, बढ़िया बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान। ठीक है, वैसे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको खुद से भी पढ़ लेना चाहिए, मेरे को लगता है ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी को कुछ बोलना है? बोलो ना कुछ भी, मतलब लॉ कौन बनाएगा उसके बारे में। आइडिया कोई? लॉ कौन बनाएगा? जैसे ये बोले, ठीक बोल, इन्होंने ठीक बताया। आपको कोई आइडिया? जैसे हम लोग इस कंट्री में रहते हैं, तो हमारे पास, हम स्टेट में रहते हैं, फिर हम इस कंट्री में भी रहते हैं, स्टेट में भी रहते हैं। तो हमारे पास, हम तो, हमारे पास कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा? बनाया कौन? हाँ, वो ठीक है, करेक्ट। देखो, सबसे पहले नीड ऑफ द लॉ ऑब्जर्व करेंगे। उस नीड ऑफ द लॉ को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास है ना, गवर्नमेंट जो हमारी है ना, हमारे पास, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर चलता है ना। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। खैर, इतना हम लोग ऐसा डीप डाउन नहीं जाएंगे, हम बस सीखेंगे कि कानून कैसे फ्रेम होता है। तो पहले नीड ऑफ द लॉ ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व हो गया, उसके बाद सरकार क्या करेगी? कमिटी स्टैब्लिश करेगी, है ना। तो कमिटी स्टैब्लिश करेगी। कमिटी का स्पेलिंग होता है TEEM। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कई बार इसमें डबल है। तो कमिटी स्टैब्लिश करेगी, और कमिटी जो है ना, कमिटी जो है ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट का मतलब एक रफ स्केच तैयार कर देगी कि देखो, ये जो लॉ है ऐसा ऐसा करके चलेगा, ये लॉ इस तरह से कानून बनना चाहिए।
सबसे पहले क्या होगा, कमिटी स्टैब्लिश करेगी और कमिटी ड्राफ्ट तैयार करेगी, ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट लिख लो। उसके बाद जब कमिटी आपको ड्राफ्ट बनाकर दे देगी ना, कमिटी आपको ड्राफ्ट बनाकर दे देगी, तो वो जो ड्राफ्ट है ना, वो क्या होता है, उसको सरकार स्टेक होल्डर्स को देती है, स्टेक होल्डर्स ओपिनियन लेती है सरकार, उस पर स्टेक होल्डर का ओपिनियन लेती है। अभी ये स्टेक होल्डर का ओपिनियन क्या होगा बेटा, बोलो ना, स्टेक होल्डर का ओपिनियन, इसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जाता है, पब्लिक डोमेन। कहने का मतलब है, अगर मान लो टैक्स से रिलेटेड अगर कोई कानून बन रहा है, तो उसमें जिन जिन लोगों को फायदा होगा, जिन जिन लोगों को, मतलब उस जिस लॉ से जिन जो जो लोग प्रभावित होंगे उनका विचार यहां पर चाहिएगा, ठीक है। मतलब persons that get affected, जो व्यक्ति मतलब जो भी पर्सन्स होंगे जो अफेक्ट होंगे, उनको कहा गया स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्टेड पार्टीज, यहां ऐसा लिख लो छोटा सा, इंटरेस्टेड पार्टीज। स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरेस्टेड पार्टीज, तो वो लोग स्टेक होल्डर को कहते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि पहले नीड ऑफ द लॉ फील किया जाएगा, उसके बाद हम कमिटी स्टैब्लिश करेंगे, कमिटी जो है एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, कमिटी या काउंसिल कह लो, ड्राफ्ट तैयार करेगी, और ड्राफ्ट तैयार करके क्या करेगी, पब्लिक डोमेन में डालेगी, और वहां पे स्टेक होल्डर्स का क्या आएगा, ओपिनियन, विचार। जैसे अगर मान लो अभी की बात करता हूं, सीए इंस्टीट्यूट ने अपना नया सिलेबस प्रपोज किया है, एक वीडियो है मैंने कल बनाया, उसको आप देख सकते हैं, पूरे सिलेबस के बारे में हमने बात करी है। तो जो हमारा बॉडी है इंस्टीट्यूट, बॉडी मतलब हमारा ये ऐसा ये नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, फिर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक स्पेशल बॉडी है। स्पेशल बॉडी का मतलब वो जिसके लिए एक अलग कानून बना होता है और वो उसी कानून के तहत काम करती है, वो एक स्पेशल बॉडी होती है। ये लोग कोई भी काम एवं नहीं कर सकते, इनका मन किया तो ये कर दिया, इनका मन करिए तो ये, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक स्पेशल बॉडी है, इनके लिए एक अलग कानून बना हुआ, उसी कानून के तहत ये फंक्शन करते हैं। और जब भी कोई चेंज करना होगा, इवन परीक्षा के पैटर्न में भी चेंज करना होगा ना, या फिर फीस में भी चेंज करना होगा ना, या फिर सिलेबस में चेंज करना होगा, कुछ भी चेंज करना होगा, उन सब के लिए किसका परमिशन लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट का। किसका, पार्लियामेंट का, समझ रहे ना। और मिनिस्ट्री ऑफ, मैं बताऊंगा अभी, सब कुछ बताऊंगा अभी, धीरे धीरे करके थोड़ा अभी बताऊंगा। पहले तो अभी समझे ना भाई, कानून जो अपने पढ़ेंगे वो क्या है, ये सब ज्ञान नहीं रहेगा तो भाई पढ़ने से क्या फायदा फिर, समझ रहे ना। क्योंकि आपको क्या बनना है, प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स मतलब उसको सब आना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। आप रटते नहीं है सिर्फ, यहाँ पर तो रटने वाला कुछ होता है, आपको यहाँ समझना होता है, जानना होता है कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली, समझ रहे हैं, एकदम ऐसा सब कुछ। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुराने का एकदम स्माइल चेहरे में सबके होनी चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती भी हंसने का नहीं तो फिर क्या होगा पता है, तुम समझो ना, अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आ रहा है, भारी लग नहीं रहा ना, अच्छा भारी लगे ना, अगर ऐसा लगे कि घुटने में दर्द, मतलब घुटना मतलब समझ रहे हैं कहाँ होता, ठीक है, अगर लगे कि घुटने में दर्द हो रहा है तो मेरे को बोलने का भैया घुटने में दर्द हो रहा है, ऐसा कभी फील नहीं होगा आपको, ठीक है। वी डू इट इन सच अ वे दैट कि घुटने में दर्द कभी फील नहीं होगा, ठीक है। हाँ चलो खैर कोई ना। तो जैसे इंस्टीट्यूट ने अभी सिलेबस को चेंज करने के लिए प्रपोज्ड मतलब प्रपोज्ड स्कीम लाया कि भाई ये स्कीम है, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, और ड्राफ्ट के ऊपर पब्लिक का ओपिनियन चाहिए, तो पब्लिक के ओपिनियन के लिए पब्लिक डोमेन में डाल दिया। अगर आप इंस्टीट्यूट में रजिस्टर हो गए होते ना, तो आपके पास एक मैसेज आता है, कोई भी रजिस्टर किया अभी इंस्टीट्यूट में, ठीक है क्या, तो आपके पास टेक्स्ट मैसेज में देखो एक मैसेज आया होगा, आपका ईआरओ नंबर आ गया, नहीं आया। अगर ईआरओ नंबर आता तो फिर आपके पास एक मैसेज आता, फिर भी चेक करना टेक्स्ट मैसेज में साथ कुछ आ गया हो, तो वहाँ आएगा कि ये सिलेबस चेंज हो रहा है और ये पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, तो आप अपना विचार वहाँ प्रकट कर सकते हैं। आप प्रकट मत होइए, विचार प्रकट कर दीजिए,
ठीक है। हाँ, क्योंकि आप कौन है, स्टेक होल्डर हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज, समझ रहे हैं ना, कि उस सिलेबस के चेंज होने से आप प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो आप इंटरेस्टेड पार्टी हुए कि नहीं हुए, हुए, ठीक है। खैर, आगे बढ़ता हूँ। अब ये जो स्टेक होल्डर्स है ना, अपना अपना विचार देंगे, इन सब को कंसीडर किया जाएगा। आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दिस, लिखो इसको, मतलब वो 10 सेकंड लिटरली नहीं लेने का, थोड़ा 2 4 5 सेकंड पीछे भी चलने का, हाँ। जैसे मैं लिखूँ, आप समझो यहाँ गलती होने का, मैं लिखना चालू करने का, ठीक है। आफ्टर कंसिडरिंग द एबव पॉइंट, मतलब स्टेक होल्डर वाला, तब ये जाता है कहाँ पर, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट समझते हैं क्या होता है, तब जाता है पार्लियामेंट में। किसको किसको पता है पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट पता है सबको, अच्छा ठीक है, रुको पार्लियामेंट दिखाता हूँ। पार्लियामेंट क्या, अरे नहीं तो समझ कैसे आएगा, किसी को नहीं देखा होगा पार्लियामेंट। एक बच्चे से पूछा पार्लियामेंट क्या है, तो बोला भैया पार्लियामेंट में ना बहुत झगड़ा होता है, बोले नहीं नहीं, अरे हाँ सही है, तो बच्चा लोग क्या ही बोले, अभी बोलो। देखो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पार्लियामेंट हमारा। तो पार्लियामेंट में, ये पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अब मतलब पार्लियामेंट हाउस। तो ये उस टाइम के जो लोग हैं, ये देखो ये पार्लियामेंट है, दिख रहा है, हाँ। लोकसभा और राज्यसभा, दिखा दो चीज़, हाँ। दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। मैं इनसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पार्लियामेंट देखा तो, करेक्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं, पार्लियामेंट को एक बार पार्लियामेंट को मिनिमाइज करते हैं, इसको स्टॉप करके, पार्लियामेंट तो चलता रहेगा अपना। चलो पार्लियामेंट देखा, यस सर हमने पार्लियामेंट अभी देखा। पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, कौन कौन से हाउसेस, यस। आप बोलेंगे भैया ये हाउस का मतलब क्या, घर होता है क्या, नहीं, उसको हाउस का मतलब घर नहीं बोला गया। हाउस का मतलब ये है कि लॉ में बोला गया कि ये जगह है जहाँ पर घर नहीं, बस इतना समझ लो आप, अभी मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। एक को बोलते हैं अपर हाउस, एक को बोलते हैं, यस। आप तो समझ ही होंगे, जब अपर बोल दी तो फिर दूसरा तो लोअर होना ही है। वैसे इनको पता है, मेरे को ये पता है, चलिए। तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा, करेक्ट। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इसको हम लोग अपर और लोअर हाउस ही बोलते हैं। अपर हाउस या लोअर हाउस, इनको हम अपर और ये लोअर हाउस ही बोलते हैं दोनों को, ठीक है। इनको हम अपर लोअर हाउस ही बोलते हैं। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह बिल को पास होना पड़ता है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह बिल को पास होना पड़ता है, मतलब लॉ को ना पास होना पड़ता है। अभी क्या होता है, अब देखो, जब कोई कानून पास होता है तो अब क्या करते हैं पता है कैसे होता है, यहाँ थोड़ा बात करूंगा मैं, थोड़ा सा और भी थोड़ा कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री,
अच्छा यहाँ देखो आप, ये देखो यहाँ आपको सब दिखेगा, दिख रहा है? विजिबिलिटी है ना आपके? देखो यहाँ दिख रहा है प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद क्या आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, हाँ, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष किसी का नाम है? नहीं, एक सेकंड रुकना, थोड़ा इसके ऊपर भी लिखने वाला वो चीज़ ले लूँ मैं, क्या रहेगा आपको लिख कर बताता रहूँगा। आ जाओ, देखो सबसे पहले ना मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद है आपकी कोल मिनिस्ट्री, ये दिख रहा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सबसे मेन मिनिस्ट्री है हमारे लिए, मतलब हम लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिस वन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऐसे देखो हमारा जो भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है, अब अकेले सारा काम तो मोदी जी नहीं कर सकते, या फिर अकेले सारा काम ममता दीदी नहीं कर सकती, तो वो क्या कि ना अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दी, सब ये डिपार्टमेंट है, सब कोई काम करेगा। तो हमारा जो कॉमर्स वाला डिपार्टमेंट है ना, वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है ना, वो डील करता है। क्लियर? चलो इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, बंद करता हूँ। आ जाओ, अब देखो जितनी लॉ, कौन सा लॉ कौन बनाएगा ये किस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कॉमर्स से रिलेटेड कोई लॉ रहेगा, क्रिमिनल लोगों से रिलेटेड कोई लॉ रहेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो होती है ना, एक मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, सारा लॉ वही बनाती है, सबका सब लॉ। तो उनके जो मंत्री होंगे ना, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेगी, जो फाइनेंस से रिलेटेड लॉ है या फिर जो कॉमर्स से रिलेटेड लॉ है वो बनाएंगे, बिजनेस लॉ बनाएंगे या कॉर्पोरेट लॉ बनाएंगे। तो हम हमारी उनकी जो उसके जो मंत्री होंगे ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, वो क्या करेंगे, वो लॉ ड्राफ्ट करवाएंगे कमेटी से, और ड्राफ्ट करा करके वो पढ़ेंगे बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, और जहां पर वोटिंग के थ्रू मेजोरिटी वोट मिलने के बाद वो क्या होगा, पास होगा। आप समझ आ रहा है? मेजोरिटी वोट मिलने के बाद वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, मतलब, और जो यहाँ पास होता है वो बिल के थ्रू पास होता है, पास्ड इन बोथ हाउसेस, वो बोथ हाउसेस से पास हो गया मेजोरिटी वोट मिलने के बाद। उसके बाद क्या होगा ये लिख लिया, हाँ, फिर प्रेसिडेंट साहब आएंगे। प्रेसिडेंट कौन है हमारे भी कंट्री का, हाँ, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूवल होगा, और वो जब अपना सिग्नेचर दे देंगे ना, बस उसी दिन से ये लॉ पास हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा बट बेटा क्या होगा, लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी सीखा, एकदम ब्रांड न्यू चीज सीखा तुमने अभी कि भाई कैसे लॉ कैसे चलता है, क्या होता है। करेक्ट, सबको आ रहा समझ में, इजी लग रहा, अच्छा लग रहा है, खुशी आ रहा मन में, ऐसा पढ़ के अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, अच्छा फील नहीं हो रहा बोलने का, अच्छा फील कभी एक जगह खाली नहीं होता बच्चों को जब मैथ्स पढ़ता है, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा देखो, करेले का जूस जो होता है ना, कड़वा होता है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत
ज़्यादा नहीं पीने का, ठीक है, बस 70-80 नंबर लाने तक का पी लेने का। तो लॉ पास हो गया, लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। अब समझ आया लॉ कैसे पास होता है, चलता है कैसे। चलो, ये 2 पॉइंट आपने देखा, मैंने 2 पॉइंट आपको पढ़ाया अभी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाऊँ मैं। चलो, तीसरा पॉइंट समझो ना कि हमारे पास कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। कोर्ट्स, कोर्ट समझते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में न्याय। ये देखो, हाँ थोड़ा हिंदी मेरी आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो। न्यायालय, न्यायालय, ठीक है। न्यायालय समझते हैं। न्यायालय में कौन बैठता है, जज साहब, ठीक है, न्यायाधीश। तो कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन तरह के कोर्ट होते हैं, उस पर बात करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं छोटी सी चीज ऐसा लिखना ऊपर भूल गया, अभी लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होता है ना, ये लॉ ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल लिख लो, तुम लोग भी लिख लो, ऑफिशियल गजट। हाँ, ऑफिशियल गजट में क्या होता है, पब्लिश होता है। ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ऑफिशियल, ऑफिशियल गजट, ठीक है, ऑफिशियल गजट, अच्छा ना, आप ऐसा गजट, गजट वाला एक वेबसाइट है, गजट का वेबसाइट कौन सा है, गजट, गजट नोटिफिकेशन आता है, ये रहा देखो, ये वेबसाइट है गजट वाली। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, skip to the main content, important notice, ओके, देखो ये सब गजट है, देखो गजट ऑन डिमांड, गवर्नमेंट का गजट, इंपॉर्टेंट लिंक्स, देखो ये सब गजट पास हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, सब्जेक्ट मैटर ये है, पब्लिश 3 जून को हुआ है, ये गजट आईडी है, ऐसा करके, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको डाउनलोड सेक्शन में दिखाई भी देगा वो, ठीक है। तो ये क्या, ये भारत सरकार जो भी कानून पास करती है वो गजट ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश करती है। तो इस वेबसाइट से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, ओके। सब सीखने का, अरे हम लोग कौन बन रहे हैं, प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो हम लोग को सब चीज़ पता होना चाहिए। अभी तुमको पता था क्या गजट का वेबसाइट कौन सा है, या अभी पता था क्या गजट कैसे हम चेक करेंगे, तो अभी जाने का, अभी तुमको पता है भारत सरकार कोई कानून पास करेगी, लेकिन गजट जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है देखने में। जैसे गजट कैसा दिखता है आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सी ए छोटे जो सिलेबस अपना डाला है उस, वो गजट में जो दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है। आ गया, देखो उसको बोलते हैं भारत का राजपत्र, देखो यहाँ दिया हुआ गजट ऑफ इंडिया, दिख रहा है, गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। इसके अंदर जो चीज़ पास हो गई ना, मतलब वो पास हो गई, वही कानून है। क्लियर है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र, ऐसा दिखेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ओके। तो ये गजट ऑफ इंडिया में जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। गजट ऑफ इंडिया में जैसे वहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, पब्लिश हो जाएगा। आओ, तीसरी चीज, कोर्ट्स कितने तरह के होते हैं। पहला जो कोर्ट हमारा होता है ना, वो कोर्ट कौन सा होता है, मैं ऊपर से आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बोलते, चलो सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते। ये है सुप्रीम कोर्ट, एस सी लिखता हूँ सिर्फ, ये है हाई कोर्ट, एच सी लिखता हूँ सिर्फ, ये है सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पर सब और कोर्ट लिख देता हूँ, नहीं तो एस सी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये कोर्ट होते हैं। सबसे पहले कोई भी जो केस है, कोई भी केस, कोई भी जो केस है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, करेक्ट, सही है। सबसे पहले वो जाता है एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के पास, मतलब सबसे पहले वो किसी ट्राइब्यूनल में जाता है। ट्राइब्यूनल के बाद में सबॉर्डिनेट कोर्ट में अगर उसको
वो फिट बैठ रहा है तो जाएगा। इफ़ इट इज़ फिट, फिट फॉर, फिट मतलब कि ये केस उस कोर्ट में चल सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो कोर्ट केस कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। उसके बाद वो केस कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वो केस कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, यही खत्म है। हाई कोर्ट में जो केस जाता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस जाता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाता है। यहाँ ट्राइब्यूनल में जो केस जाता है वो फैक्ट के ऊपर जाता है। जैसे खोजना हो कोई चीज, केस चल रहा है कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति का इतना 1000 रुपया बिजनेस में नहीं दिया, तो अब कितना 1000 रुपया नहीं दिया वो अमाउंट निकालना हो तो कहाँ जाएंगे? ट्राइब्यूनल में, ठीक है। अब कौन से, अगर मान लो कोई लॉ में लिखा है कि अगर वो इतने दिन तक पैसा से, मान लो एक लॉ होता है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, उसके अंदर लिखा है कि अगर 3 साल तक पैसा आप डेटर से नहीं ले लेंगे तो वो टाइम बार डेट हो जाएगा, फिर आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते। वो अपने मन से दे दो ठीक है, ठीक है। तो अगर लॉ में लिखा हुआ है और कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे डेटर को, क्रेडिटर को लगता है कि नहीं मेरे को पैसा तो मिल जाना चाहिए, 3 साल नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ को पढ़ के लॉ के बारे में समझाना, वो कहाँ होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। बस इतना समझो एक बार, ज़्यादा नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज साहब होते हैं ना, ऑनरेबल जज जो होते हैं, उनको हम कहते हैं जस्टिस। क्या कहते हैं? जस्टिस। आप कभी ये नहीं देखे होंगे कि उनको जज साहब कहते हैं, उनको कहते हैं जस्टिस, ठीक है। बाकी सभी जज इनको बोलते हैं ऑनरेबल जस्टिस, ठीक है। आप देखेंगे ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। इन और सबको कहते हैं जज, चलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कुछ भी जज चलेगा, लेकिन इनको आपको जस्टिस कहना होगा। क्लियर है? लिखा ये सब सभी लिख लेगा, एक एक पॉइंट लिखने का, सब सब एकदम काम का चीज़ है। हाँ, आपको आज इतना कुछ पता चलेगा ना लॉ के बारे में, आप बोलेंगे क्या भैया ऐसा है। घर जाके माइलोड माइलोड नहीं करने का। समझ आ रहा है बेटा सबको? एक बार जोर से बोलो, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ने का, ठीक है। चलो, तो इसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं कि जो हमारा लॉ होता है ना, उसमें क्या क्या रहता है, रूल्स जो हमारा होता है वो क्या क्या होता है। पॉइंट नंबर 4 ले लो। जो लॉ है उसके अंदर जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, कंटेंट जो होता है वो क्या होता है। देखो, लॉ में सबसे पहले आता है प्रोविजंस। क्या आता है? प्रोविजंस। एक सेकंड। लॉ में जो कुछ भी लिखा होता है उसको कहते हैं, कंटेंट को कहते हैं प्रोविजंस। जो लॉ का कंटेंट है उसको कहते हैं क्या? प्रोविजंस। क्या कहते हैं? प्रोविजंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉ के। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे सारा प्रोविजंस पढ़ेंगे लॉ का। क्या पढ़ेंगे? प्रोविजंस। उस वो प्रोविजंस कहाँ लिखा होता है, मतलब नहीं नहीं, लॉ में जैसे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, ठीक है। ये तो ये जो लिखा हुआ ये क्या है? ये प्रोविजंस लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा रहता है? लॉ में लिखा रहता है, ठीक है। लॉ में जो कंटेंट होता है लॉ का वो प्रोविजन। सबसे पहले क्या आता है लॉ में? सेक्शंस आता है। क्या आता है? सेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले आएगा सेक्शंस। सेक्शंस के बाद क्या आता है? सब सेक्शंस। मतलब जो प्रोविजन होता है वो कहाँ लिखा होता है? सेक्शन में लिखा होता है, बांट के रखा हुआ है। देखो अलग अलग जगह। देखो अगर मैं कुछ भी बात ऐसे लिख दूँ एक पेज में, तो कौन सी बात, जैसे मान लो आपको घर में आज सुबह शाम और रात 3 टाइम का कुछ बनाना है खाने के लिए, तो सुबह में क्या बनता है? मॉर्निंग में नाश्ता, उसके बाद क्या बनता है? लंच, उसके बाद क्या बनता है? दोपहर का कुछ अगर बना बना, शाम को क्या बनता है? इवनिंग का नाश्ता, फिर उसे क्या बनता है? डिनर सपर जो बनता है, ठीक है। तो जो है वो, अगर एक पेज में ऐसा लिख दूँ कब क्या बनाना है पता नहीं, तो कैटेगराइज करते हैं अपने। अब वही चीज क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा, तो कहाँ पता चलेगा? सेक्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शंस में लिखा। बस थोड़ा 5-7 मिनट का और क्लास रहेगा, ठीक है। हाँ, सेक्शंस में लिखा। उसके बाद क्या आता है? सब सेक्शंस। सब सेक्शंस मतलब आपका भाई आपका छोटा भाई, ऐसा सब सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? क्लॉज। क्या आता है? क्लॉज। उसके बाद आता है क्लॉज।
फिर क्या आता है? सब क्लॉज। फिर क्या आता है? सब क्लॉज। फिर क्या आता है बेटा? एंड में आता है एक्सप्लेनेशन। एंड में आता है एक्सप्लेनेशन। और ये सभी चीजें जो है ना वो क्या है? ये सभी चीजें ही क्या है? प्रोविजंस है। ये सभी चीजें क्या है बेटा? प्रोविजंस। ये सभी चीजें क्या है? प्रोविजंस। तो एक और चीज होता है पढ़ने को, एक चीज आता है इसको बोलते हैं प्रोविजो। प्रोविजो इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। अगर मान लो लॉ में लिखा हुआ कोई बात, उसका एक्सेप्शन है तो कहाँ लिखा रहेगा? प्रोविजो में। प्रोविजो में, ठीक है? क्लियर है? ओके। अब एक छोटी सी चीज जो है, जो क्या नाम आपका? आकाश। आकाश बता रहे थे हमारे पास जो लिस्ट होती है, कानून कैसे बनता है, कौन सा कानून कौन बनाएगा। तो 3 लिस्ट होती है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट आप जब इंटर वगैरह में जाएंगे, लॉ पढ़ेंगे, टैक्स वगैरह सब सर आपको पढ़ाएंगे ये, ठीक है? एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन बनाएगा कानून? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर एसजी, सीजी कोई भी, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और एग्जैक्ट आपकी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की क्लास स्टार्ट होगी वो कल से होगी। आज का क्लास आप एंजॉय करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं फिर।